क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें FST 3 में, तो अब ये क्वेश्चन जो है पुराने FST से ही आया हुआ है। क्या दिया हुआ था? fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ऊपर इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1 और नीचे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो पहले तो हम इसको, सेम क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसको डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक करके देखेंगे तो fx को क्या लिखा जा सकता है? जब मेरे पास x मेरा 0 से 1 के बीच है, जब मेरा x 0 से 1 के बीच है, x अगर 0 से 1 के बीच है तो इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना हो गया? 0 के बराबर, ऊपर 1 है और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो x प्लस 1, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा क्योंकि इंटीजर पार्ट तो नीचे कितना था? 0 ही था थ्रू आउट। और फिर मैं 1 से 2 के बीच देखूं, x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 के बीच का पोर्शन अगर देखते हैं तो ऊपर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा और नीचे x हो जाएगा। और तीसरा केस x जब मेरा 2 से 5/2 के बीच है, जब x 2 से 5/2 के बीच है तो उस समय हमारे पास इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 और प्लस 1 3 के बराबर, और डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर विल बी x माइनस 1। तो ये मेरा fx फंक्शन है। इस fx फंक्शन पे कमेंट करना है। ये अगर हम देखें तो पीस वाइज है, ग्राफ बनाना बेस्ट आइडिया है इसके लिए, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं। क्या आएगा? 0 से 1, 0 पे देखो तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर, 1 पे देखो तो कितनी होगी? 1/2 के बराबर। तो ये कुछ ऐसा होगा, 1/2 के बराबर ये हो सकता है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर 2/x की बात करें तो 2/x मतलब यहाँ पे 2 के बराबर है, और 2 की बात करें तो ये 1 के बराबर पहुंच सकता था, ठीक है। और 3/x माइनस 1 की बात करूं तो 3/x माइनस 1 मेरे पास इससे भी और ऊपर आ जाएगा। एक बार को मैं देख लेता हूं, यहाँ पे 2 था, ये मेरे पास 1 के बराबर था, है ना। और 2 पे अगर देखो तो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2 पे वैल्यू है इसकी 3 के बराबर, है ना। तो 3 ऐसा कुछ, और वहां से 5/2 पे अगर हम देखें तो 5/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 माइनस 1 मतलब कि हमारे पास 3/2 मतलब 2 को टेंड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके का ग्राफ होगा। तो देख सकते हो कि सारे पॉइंट्स कवर्ड है। यहाँ पे अगर ये 1 यहाँ मिस हुआ है तो यहाँ कवर्ड है, यहाँ पे अगर 2 मिस हुआ है तो यहाँ कवर्ड है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। इसकी रेंज कितनी आ रही है? हाफ से 3 आ रही है, तो ऑन टू फंक्शन है। और डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि हाफ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरीके से 1 भी है, ये भी बात ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन में 1 माइनस और 1 प्लस पे वैल्यूज चेक करनी थी लिमिट की। 1 माइनस अगर देखूं मैं, ये 1 था, 1 प्लस पे लिमिट क्या होगी? 2 के बराबर। 1 माइनस पे लिमिट क्या होगी? ठीक है, 1 प्लस पे लिमिट 2 के बराबर है। 1 से जस्ट पहले अगर देखें तो लिमिट किसको जा रही है? हाफ को जा रही है, ठीक है। दोनों में मिनिमम कौन सा है? हाफ है। तो इसका मतलब कि f1 तो कितना है? 2 के बराबर है ना। तो इसका मतलब कि सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। भाई ये कह रहे हैं कि f ऑफ 1 माइनस की बात करें तो कितना है? हाफ। f ऑफ 1 प्लस की बात करें तो कितना है? 2। f1 की बात करें तो 2। तो इन दोनों मिनिमम तो हाफ है, हाफ 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शंस ए और बी यही दोनों केवल करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन को कहा गया है कि ए पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है जो हमारे एक तरीके से इंसिडेंट रे है, और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 1, 6, ठीक है। और ए का मिरर इमेज जो लाई करता है ए डैश, ठीक है, उसको ए डैश बोला गया है। फिर क्या कहा जा रहा है? प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है। प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। और लाइन की इक्वेशन की बात करें तो लाइन की इक्वेशन भी गिवन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/5, ठीक है। तो ये बी पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पे वो हिट करेगा और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो मैं कह सकता हूं क्या कि बी और ए डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन ही होगी। ए डैश और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो पहला टारगेट अपना क्या है? ए डैश निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके। ए डैश के लिए क्या करेंगे? तो देखो x माइनस 2/1 फॉर्मूला रखा, y माइनस 1/1, z माइनस 6/-2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ठीक है। इसको रख दो, 2 + 1 3, 3 - 12, 3 - 12 कितना हो गया? -9, और माइनस का 3 और तो -12 डिवाइडेड बाय कितना होगा? तो 4 + 1 + 1 6, ठीक है। तो यहां से मेरे पास x y z ये निकल आएगा a डैश का x y z ये कितना आ जा रहा है हमारे पास? कुछ 6, 5 - 2 के बराबर। तो ये मेरे पास अभी a डैश के कोऑर्डिनेट्स आए। a डैश के कोऑर्डिनेट आ गए, b और निकाल लूंगा। तो b निकालने का तरीका क्या होगा?
लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन पे हम पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, 3 लेमडा प्लस 2, ऐसा ही लोगे ना, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 1, 5 प्लस 6 लेमडा, उसको इस पे सेटिस्फाई कराओगे। तो x की जगह क्या रखने वाले थे, 3 लेमडा प्लस 2, है ना। y की जगह क्या रखने वाले थे, 4 लेमडा प्लस 1, और z की जगह पे क्या रखने वाले थे, 5 लेमडा प्लस 6। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है। तो 3 4 7 माइनस 10 माइनस 3 लेमडा हो गया, प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस 12 मतलब माइनस का 9, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ठीक, तो 3 लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 12 के बराबर, तो लेमडा कितना हो गया, माइनस 4। तो इस तरीके से तुम्हारे पास b के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो b के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, b के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, लेमडा को माइनस 4 रखते ही साथ माइनस 4 रखोगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 15, और एक 5 लेमडा प्लस 6 था, तो 5 लेमडा प्लस 6 को अपन क्या बोल सकते हैं, माइनस 20 प्लस 6 मतलब माइनस 14। ये मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स हुए। अब हमें b का कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट पता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये हमारे पास कुछ c ऑप्शन जैसा वहां पे भी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो हमारे पास वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू pa प्लस qb प्लस rc। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि p q r किस तरीके का आएगा, ठीक है। cos थीटा वगैरह पे बाद में जाएंगे, ठीक है, जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करता हूं, तो a से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, a से मैंने दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो a डॉट a क्रॉस b 0 हो गया, a डॉट b क्रॉस c इसने बना लिया बॉक्स प्रोडक्ट abc। इसकी वैल्यू कितनी हुई, p a स्क्वायर, चूंकि ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो ये p के बराबर है, q a डॉट b को क्या बोलोगे, cos थीटा, और r c a का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, cos थीटा। ये abc का बॉक्स प्रोडक्ट हुआ। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे हमने a के बाद मान लो c से प्रोडक्ट कर लिया ऐसे ही, तो c से प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से बॉक्स abc आएगा, c से प्रोडक्ट करने पे बॉक्स abc इधर 0 बन गया, यहां से आ गया p cos थीटा प्लस q cos थीटा और प्लस r। और एक बार b से भी कर लेते हैं, b से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा p cos थीटा प्लस q और प्लस r cos थीटा। ये मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस हो गई, ठीक है। इनके बेसिस पे मुझे सबसे पहले पी क्यू आर पे कमेंट करना है, बॉक्स एबीसी बाद में लिखेंगे। तो सभी को ऐड किया, क्या बना, p प्लस क्यू प्लस 1, ठीक है, p प्लस, बल्कि इनफैक्ट p के साथ कितना है, 2 प्लस कॉस थीटा, और q के साथ भी यही है, r के साथ भी यही है, तो p प्लस क्यू प्लस r इंटू 2 प्लस कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, 2 बॉक्स एबीसी, ठीक है, इसके बराबर हुआ। तो p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू मेरे पास आ गई एक तरीके से, p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 2 बॉक्स abc। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, पेशेंस रखना है। 2 प्लस कॉस थीटा, ये मेरे पास p प्लस क्यू प्लस r आ गया। फिर आगे क्या था, अगर मैं इसको देखूं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को देखो या फिर थर्ड और किसी भी एक को देख लेते हैं। तो सपोज मान लो मैं इसी को देख लेता हूं, मैं थर्ड वाले को ही देख लेता हूं। तो थर्ड वाले में मेरे पास क्या है, सामने 0 दिख रहा था तो अच्छा रहेगा, थर्ड वाले को यूज किया मैंने। 0 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, p प्लस आर कॉस थीटा। तो p प्लस आर की वैल्यू क्या रखूंगा, p प्लस आर की जगह पे ये पूरा टर्म रखा जा सकता है, 2abc अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस q, ये p प्लस आर हो गया, और इंटू कॉस थीटा करना था, और प्लस q और था, ठीक है। तो यहां से q की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। q की वैल्यू हमारे पास यहां से कुछ आ रही है, माइनस का 2 abc अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, सॉरी एक आ रहा है 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये मैंने यहां पे गड़बड़ लिख दी है शायद, 2 कॉस थीटा प्लस 1 आएगा, ठीक है, 2 कॉस थीटा प्लस 1, यहां पे भी 2 कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, 2 कॉस थीटा प्लस 1। तो 2 बॉक्स एबीसी आ गया, और नीचे 2 कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, यहां पे भी 2 कॉस थीटा प्लस 1, और इनटू साथ में क्या है, एक 1 माइनस कॉस थीटा की और टर्म है, ठीक है, क्यू के साथ जो प्रोडक्ट में आ रही थी। तो ये मेरे पास क्यू आ गया, क्यू आ गया। अब क्यू के साथ अब इसी तरीके से अगर इसको थर्ड में रखा है, क्यू निकल आया है, सपोज मैं 1 में रखता तो मेरा p निकल आता, इसी तरीके की चीज है ना। तो p और r इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है। इस रिजल्ट को मैंने यूज किया एक बार 1 में, एक बार 3 में।
तो यहां से मैं कह सकता हूं कि P और R दोनों बराबर आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, बॉक्स प्रोडक्ट ABC अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1 और इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसके बराबर आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास अभी P, R और Q आ गया। अब बॉक्स ABC तो दिया नहीं है, बॉक्स ABC कैसे निकालेंगे, तो बार बार अपन यूज किए हैं, बॉक्स ABC का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, क्योंकि हमें ABC वेक्टर्स तो पता नहीं है, हमें ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी, A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। तो A डॉट A कितना है 1 के बराबर, A डॉट B कितना है cos थीटा, A डॉट C कितना है cos थीटा। ठीक है, B डॉट A कितना है cos थीटा, B डॉट B है 1 और यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे क्या है cos थीटा, यहाँ पे क्या है cos थीटा और यहाँ पे क्या है 1। तो इसको भी ABC का होल स्क्वायर कह लो। ABC का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 के साथ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास वही cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साथ में एक और cos थीटा की टर्म है, cos थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर माइनस cos थीटा। ठीक, cos स्क्वायर माइनस cos थीटा। तो अब यहां से इसको हम क्लब करके बॉक्स ABC की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 4 अगर देखें तो क्या कहा गया है, मॉड z इज इक्वल टू 2 मतलब एक सर्कल, मॉड z इज इक्वल टू 1 मतलब इनर सर्कल। इस पॉइंट से मतलब इसके रैंडमली किसी भी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स खींचे और अब उसके थ्रू जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके सेंट्रॉइड वगैरह पे कमेंट करना है। ठीक है बात, तो ये Z1 था सपोज ये पॉइंट, तो हमारे पास इधर Z2 और Z3 बता दिया गया। ये पॉइंट अगर Z1 लेता हूं तो इसको Z2 बोल दिया गया और इसको Z3 बोल दिया गया। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं देखूं तो ये वाला मेरे पास साइड कितना था, ये पता है 1 के बराबर है, और इधर की बात करें तो ये 2 के बराबर है। ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं भाई, 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना 1, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल आएगा, अपन देखें 2 ये था, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई बाई 6 इधर हो गया तो पाई बाई 6 इधर भी होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो टोटल एंगल अगर यहां की बात करूं मैं तो टोटल एंगल कितना हो गया पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं Z1 Z2 Z3 वाले ट्रायंगल की, तो यहां पाई बाई 3 था, Z1 माइनस Z2 ये वाली जो साइड है और Z1 माइनस Z3 वाली जो साइड है ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स तो बराबर होने ही है ना, इधर के दोनों एंगल्स तो बराबर होने ही है इधर यहां पे अगर देखा जाए। ठीक है, तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, अपन अगर देखें Z1 Z2 और Z3 को ज्वाइन कर रहे थे, यहां पे पाई बाई 3 है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया कि ट्रायंगल कैसा होगा इक्विलेटरल, पाई बाई 3 यहां था, 2 पाई बाई 3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो सब पाई बाई 3 हो गए, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल अगर है ट्रायंगल तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात की गई थी। दूसरी चीज यहां पे ओरिजिन है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 और आर्गुमेंट ऑफ Z3 इनका डिफरेंस पूछा गया है, कह सकता हूं मैं, तो Z2 और Z3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा देख लो, एक इधर पाई बाई 3 और इधर अगर ये पाई बाई 3 एंगल है तो इधर टोटल कितना एंगल बना होगा, ये 90, यहां पे पाई बाई 3, यहां 90 90 180, यहां पे कितना था पाई बाई 3 था, तो इधर कितना बना होगा 2 पाई बाई 3। तो अगर मैं कहूं एंगल Z2 और Z3 इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई बाई 3 के बराबर होगी, ये बात ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड कहां पे लाई करेगा, किसके लिए कहा जा रहा है, ट्रायंगल ए बी और पी के लिए। ठीक है, मतलब ये Z1 Z2 Z3 वाले ट्रायंगल की बात की गई है। तो इसके सेंट्रॉइड के बारे में अपन अगर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ये हमारा था पॉइंट, एक बार को देख लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल था, सर्कल से हमने इस तरीके का ज्वाइन किया है, ये हमारे पास पॉइंट है Z1, यहां पे पॉइंट था Z2 और यहां पे पॉइंट था Z3। ये मेरे पास अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूं और दूसरा केस जब इसका हमने बना लिया ट्रायंगल, तो ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये कुछ इस तरीके का रहेगा ही रहेगा, सही है बात, एक ही लाइन में लाई करेंगे ये सब, ये मिड पॉइंट का भी काम करेगा। ठीक है ना, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी ना। तो अब आगे अपन देखते हैं, हमारे पास ये वाली लेंथ थी टोटल कितने के बराबर 2 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो ये कितना बचा होगा 90 और ये पाई बाई 3, तो ये हमारे पास पता ही है ना, ये हमारे पास गिवन था पाई बाई 3।
ठीक है, टोटल 90 मतलब इधर कितना हुआ, π/6 हुआ। सही है बात। अच्छा ये 1 था, है ना, अगर ये 1 था तो इधर मैं कह सकता हूं क्या कि ये वाली चीज कितनी आएगी, यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 1 का साइन π/6, ऐसा कहा जा सकता है 1 का साइन π/6, मतलब ये हाफ यूनिट है। अगर ये हाफ यूनिट है तो इधर मेरे पास कितना बचा 3/2, सही है। अच्छा ये हाफ यूनिट है, टोटल इसको यहां तक 1 होना था, तो ये कितना बचा हाफ, और आगे कितना बचा 1, ठीक है, हाफ हाफ 1। तो अब समझ सकते हो कि इसी लाइन पे ना लाई करेगा, Z1 Z2 Z3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो Z1 से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, इसी लाइन पे सेंट्रॉइड लाई करेगा, कह सकते हैं। और इस लाइन पे ये हाफ और इधर 1, मतलब ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड है। क्यों, क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस मीडियन को, ठीक है। तो ये G क्या हो गया, सेंट्रॉइड का काम कर रहा है। सेंट्रॉइड कहां पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अंदर वाले सर्कल पे। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर, ठीक है। इसके मॉड की बात करें तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड इज इक्वल टू 3, ठीक है। स्क्वायर कर लो तो क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और इसका कॉन्जुगेट Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू कितना होगा 9, ठीक है। अब देखो Z1 बार कितना होगा, Z1 बार तो लिख सकते हैं ना भाई, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। बाकी अगर बात करें Z2 इंटू Z2 बार, वो तो कितना आएगा मॉड Z2 का स्क्वायर विच इज 1। सिमिलरली Z3 के लिए भी सेम चीज आएगी, तो अपन इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। Z1 बार की जगह लिख दो 4/Z1, Z2 बार की जगह पे लिख दो 1/Z2 और यहां पे 1/Z3। तो ये वैल्यू कितनी है 9 के बराबर है। इस तरीके से ABCD चारों ही ऑप्शंस यहां पे अपने पास करेक्ट होंगे। 5 अगर देखें तो कॉम्प्रिहेंशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कई सारे ऑप्शंस अपने को चेक करने हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि इनकरेक्ट हमें मार्क करना है, और साथ में अगर हम देखें कि हमें 2 का गैप चाहिए, तो 2 का गैप जब होगा तब जाकर के मैच एंड होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो B ने 0 बनाया हो और A 2 बना दे, या वाइस वर्सा, ठीक है। या फिर एक कोई 2 स्कोर कर रहा हो तो दूसरा 4 स्कोर कर दे, या तो कोई एक 1 स्कोर कर रहा हो तो दूसरा 3 स्कोर कर दे। इसका मतलब टोटल मैचेस कितने हो सकते हैं, या तो 2 मैचेस हो, या तो मतलब टोटल सेट्स कितने खेले जाएंगे, या तो 2 या तो 4 में 1 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या तो 6 जिसमें कि 3 टोटल 6 अगर रहेगा तो 4 2 का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा। तो यही टोटल केसेस हैं। इसका मतलब कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गेम हमारा एक सेट में खत्म हो गया या 3 सेट्स में खत्म हो गया। 3 सेट्स में खत्म हो गया तो फिर ज्यादा ज्यादा ही होगा ना, 0-3 होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर 0-2 हो गया तो मैच वहीं पे रुक जाना चाहिए था। 1-2 तब तो मैच खत्म ही नहीं होगा, अभी आगे और भी सेट्स खेले जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सेट्स खेले जाएं और मैच एंड हो जाए, ठीक है बात। तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं क्या कि C वाला ऑप्शन डायरेक्टली मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। यहां पे मेरे पास C वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है 2AK-1 और 2K, ये दोनों आपस में बराबर ही हैं, क्योंकि भाई जो ऑड वाले हैं उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, मैच वहां पे खत्म ही नहीं होना, ठीक है बात। तो इसका मतलब कि हमारे पास C वाला ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं A और B के लिए। तो अब देखो A ऑप्शन की बात करता हूं। A ऑप्शन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y/x5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y/x5 एटलीस्ट 5 मैचेस हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो मतलब टोटल 5 मैचेस कहा जा रहा है, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 में 2 केसेस हो गए, एग्जैक्टली 5 या फिर एग्जैक्टली 6। एग्जैक्टली 6 अगर मैं कहूं तो पॉसिबल है, एग्जैक्टली 5 तो हो ही नहीं सकते। अभी हमने कहा कि ऑड नंबर्स में फिनिश नहीं होगा, तो y/x5 कहें या y/x6 कहें, ऐसा कहा जा सकता था, ठीक है। अच्छा 6 गेम्स होने के बाद हमारा A जीतना चाहिए, ठीक है। तो 6 गेम्स होने के बाद A कैसे कैसे जीत सकता है, हम सभी को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या चीज चाहिए, y/x6 डिवाइडेड बाई x6, इसकी बात की जाए, ठीक है। तो y/x6 में अपने पास क्या क्या केसेस आएंगे, y/x6 की बात करो, y/x6, ठीक है। 6 गेम्स हुए और A जीत गया। 6 गेम्स हुए, A जीत गया, मतलब सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई कि लास्ट के 2 प्लेसेस पे कौन आएगा, A आएगा, ठीक है। और इधर क्या हुआ, AB AA, ठीक है। या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है,
यहां बी ए आ जाए, ठीक है, ए बी आ जाए, ए आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, ए बी था, बी ए हो गया और फिर ए हो गया। फिर क्या हो सकता है, और मैं कह लूं कोई ए बी के साथ हमने एक बार ए बी ले लिया, एक बार बी ए ले लिया। बी ए के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, बी ए के साथ स्टार्ट किया, ए बी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बी ए और ले लेते हैं, ए और आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x6 के केसेस हो गए कि हमारा ए जीत भी गया और उसके अलावा 6 मैचेस भी हो गए। तो 6 मैचेस होने के बाद इसके लिए प्रोबेबिलिटीज असाइन करें तो हर बार देखो 4 ए हैं तो 2/3 की पावर 4, बी कितने हैं 1/3 है, स्क्वायर कितने टर्म्स है 4 टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 16, 64 डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 6। ये हमारे पास y इंटरसेक्शन x6 आया। अब x6 की बात करते हैं, ठीक है। x6 का मतलब क्या है कि हमारे पास हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस ये चाहिए कि 6 गेम्स हुए, ए जीते या बी जीते। 6 गेम्स होने का मतलब क्या होगा कि 5 गेम्स तो हो ही नहीं सकते कि 5 ही गेम्स हुए हो, तो मतलब हमें क्या अवॉइड करना है कि 4 गेम्स में अपना रिजल्ट आ गया, ये चीज हमें अवॉइड करनी है। क्या केसेस होंगे 4 गेम्स तक रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ए बी सब बराबर है, और क्या हो सकता है ए बी बी ए, और क्या हो सकता है बी ए बी बी ए, मतलब 4 केसेस ऐसे हैं अगर इस तरीके का कुछ होगा तो पक्का है कि 6 तक गेम जाएगा ही जाएगा, यहां पे मैच ओवर नहीं हो सकता, इसके पहले भी मैच ओवर नहीं हो सकता। तो हमें यही इंश्योर करना था 6 गेम्स खेले जाएं। 6 गेम्स खेले जाने का मतलब है कि 4 गेम्स तक रिजल्ट नहीं निकला है, और इसका मतलब कितना आएगी प्रोबेबिलिटी, 4 टर्म्स है सभी बराबर बराबर, 2/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2 इनफैक्ट डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। तो अब तुम निकाल सकते हो y बाई x की पावर x6, इसकी बात करूं मैं तो ये हो गया 64 36 अपॉन नीचे अगर देखें तो 4 इंटू 4 स्क्वायर मतलब ये सॉरी 16 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। तो अब यहां से देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास कितना आ रहा है 4/9, मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या निकालना था, बी ऑप्शन में हमें निकालना था z/x4, ठीक है। z/x4 मतलब कम से कम 4 गेम्स खेले गए हो और बी जीत जाए, ये चीज चाहिए तुम्हें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं z इंटरसेक्शन x4 की, कि हमारे पास बी को जिताना है और कम से कम 4 गेम, तो या तो 4 ही गेम में मैच खत्म हो जाए। 4 गेम में मैच कब खत्म होगा 4 सेट्स में, जब ए बी 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 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, बी जीत भी जाएगा। और क्या हो सकता है बी ए बी बी, ये हो सकता था, ठीक है। तो ये तो हमने एग्जैक्टली 4 में अभी खत्म करा है, 4 से ज्यादा भी ले सकते हैं हम, 6 गेम्स ले सकते हैं। 6 गेम्स अगर लोगे तो क्या होगा ए बी बी बी, ठीक है। इसी तरीके से बी ए बी बी, है ना, लास्ट के दोनों बी जीतेगा, ठीक है। बाकी दोनों तुम ए बी ए रख सकते हो। यहां पे क्या आएगा एक ए बी ए, एक बार आ जाएगा बी ए बी, ठीक है। ये मेरे पास केसेस हो गए। टोटल कितना हो गया टोटल अगर हम सम करें तो यहां से पहले इन दोनों को अलग कर लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा 2 इंटू बी मेरे पास कितने हैं 3 है, तो बी 3 है इनफैक्ट, तो 2/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स इसमें क्या क्या है, तो अब यहां पे देखोगे बी मेरे पास दिख रहे हैं कितने 4, तो 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर में 2, ये मेरे पास आ गया z इंटरसेक्शन x4, ठीक है। z इंटरसेक्शन x4 आने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये चीज निकल गई, x4 और निकालना होगा, ठीक है। तो px4 निकालना है, पिछली बार की तरह जैसे यहां x6 निकाला था। x6 का मतलब क्या था 4 गेम्स में मैच एंड ना हो। अब हमारा टारगेट क्या है कि 4 में खत्म करना है, इसका मतलब क्या हुआ 2 गेम्स में मैच एंड ना हो। 2 गेम्स में मैच अगर एंड नहीं होगा तो कम से कम 4 गेम्स तो खेलने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब कौन सा केस हटाना होगा हमें, हम वो केस हटा दें जबकि 2 गेम्स में मैच खत्म हो गया, वो केसेस हटा दें। यहां पे क्या किया था हमने 6 गेम्स खेले जाने थे, 6 गेम्स खेले जाने थे, मतलब मुझे क्या अवॉइड करना होगा कि 4 गेम्स तक रिजल्ट ना निकले, यही चाहिए था मुझे। तो वो केसेस हमने देखे थे। यहां पे क्या है 4 गेम्स कम से कम खेले जाने हैं, तो मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए कि 2 गेम्स में रिजल्ट ना निकले, क्योंकि तीसरे में तो वैसे भी नहीं आ सकता। तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी बी,
तो ये कितना आएगा 1 माइनस ये 2/3 का स्क्वायर और माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 4/9 1/9 मतलब ये बन गया 4/9। तो ये z इंटरसेक्शन x4 निकल चुका है, भाई p x4 निकाल लो, ये वाली वैल्यू भी सेम आ रही है 13/81। सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। डी की बात करते हैं। डी में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, z/x1 की बात की जा रही है, pz/x1। तो भाई कम से कम एक गेम तो खेला ही जाएगा, तो pz/x1 मतलब z इंटरसेक्शन x1 अपॉन px1, ठीक है। px1 तो 1 है ही ना, एक गेम तो खेलोगे ही, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू किसके बराबर है, डायरेक्टली कह सकता हूं मैं pz के बराबर कही जा रही है, ठीक है। और pz का मतलब क्या होगा, pz का मतलब b अपना जीतना चाहिए। b के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, b के जीतने के लिए हमने ये कहा, यही निकाला था अभी कि ये 4 गेम्स थे और 6 गेम्स थे, मतलब ये वाला मैं केस ऐड कर लेता हूं z इंटरसेक्शन x4, इसमें एग्जैक्टली 4 गेम में b जीत गया था या फिर 6 गेम्स में b जीता था। इसके अलावा और कुछ ऐड करना होगा कि b ने एग्जैक्टली 2 गेम्स में मैच जीत लिया, तो 2 गेम्स में मैच जीतने का मतलब ये b वाला केस और ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास यहां से जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें pbb का मतलब कितना है 1/9, ये ऐड कर दो। ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आ रहा है, यहां पे कुछ आ रहा है 133/729, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमें मार्क करना है, ए बी सी तीनों करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखना बाद में। देखें जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड था, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें ए को पहले ही पता है हमें कि ए ने थर्ड सेट जीता है, तो ए के थर्ड सेट जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। ए ने थर्ड सेट जीता होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई थर्ड इवेंट हुआ होगा, थर्ड सेट खेला गया होगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, ए बी ए या फिर बी ए, यही जरूरी, ठीक है। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है कुछ 2/3 के बराबर, और अगर हम देखें 2/3 और बी की 1/3 है, तो 2/3 यहां पे 1/3 2/3, और सेम चीज यहां पे भी बी ए मतलब यहां पे 1/3 पहला हो जाएगा, फिर आगे 2/3 2/3, ये हो गई हमारे पास ए के थर्ड सेट जीतने की प्रोबेबिलिटी। यही दो तरीके हो सकते हैं, ए बी ए हो या फिर बी ए होने के बाद फिर थर्ड इवेंट में ए जीत जाए, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 4/9 इंटू 4/9, सॉरी 4/9 प्लस 4/9 8/9 और 1/3 मतलब 8/27, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि ए ने थर्ड सेट जीता होगा। हमें क्या चाहिए, ए गेम भी जीत रहा हो, तो ए गेम जीत रहा हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी वाई की बात करें, है ना। ए गेम जीत रहा है, कब जीत रहा है, जबकि 3 गेम्स हो चुके हो, तो बल्कि वाई ना लिखो, इसको वाई इंटरसेक्शन लिख लो, ठीक है। वाई इंटरसेक्शन लिख लो, ये थर्ड सेट वाला मान लो, ठीक है। ये P3 हो गया और पी वाई इंटरसेक्शन 3 चाहिए, तो थर्ड सेट के साथ वाई का मतलब ए कैसे जीत सकता है, तो थर्ड सेट पहले तो होगा, मतलब हम वो वाले केस हटा सकते हैं, ए तो रखेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ए बी ए, ये एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बी ए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अपन अगर देखें तो 4 गेम्स में हमने फिनिश किया, 4 गेम्स के अलावा इससे ज्यादा भी गेम्स खेले जा सकते हैं, मतलब 6 गेम्स खेले जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी भी ऐड कर लें, नेक्स्ट टर्म मान लो ए बी ए, ठीक है, थर्ड सेट अभी भी ए के पास है। फिर आगे और ऐड कर लें, और क्या हो सकता है, बी ए यहां पे कर नहीं सकते हो, यहां पे कर सकते हो, बी ए बी ए, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस बन रहा है क्या, तो बी ए बी हो गया, ए बी ए हो गया, और अगर अपन देखें बी ए हो गया और ए बी ए हो गया, तो यही सारे पॉसिबिलिटीज थे, ये सारे पॉसिबिलिटीज हमने काउंट कर लिए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं, 2/3 ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी, 3 बार 1/3 बी के लिए, सेम चीज यहां पे भी आएगी, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 टाइम्स 2/3 कितनी बार चाहिए हमें, 2/3 मतलब ए कितना जीत रहा है, हमारे पास ए के 4 गेम्स हैं, तो 2/3 रेज़ टू पावर 4, और बी के 2 गेम्स हैं 1/3 स्क्वायर, ठीक है। ये केस हो गया, इसको ओवरऑल क्लब कर रहे हैं, ये कुछ हमारा है अपना 176/729, ये मेरे पास हो गया। तो मुझे चाहिए क्या, पी वाई इंटरसेक्शन 3/P3, ये चीज की प्रोबेबिलिटी की 3 ऑलरेडी हैपन हो चुका है, उसके बाद ऐसा केस आना चाहिए, ए जीतना चाहिए।
तो 176/229 डिवाइडेड बाई 8/27, ठीक है, ये केस अपने को देखना पड़ेगा। तो 176/229 इंटू 27/8, तो आप अपन देखें क्या क्या बन सकता है, यहां से 8 हमारे पास इधर बना देगा 22, ठीक है, ये 229 729 है ना, 729। तो अब हमारे पास यहाँ पे अपने पास आ गया 22 डिवाइडेड बाई 27, और इस तरीके से अपने पास ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 7-8 इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहा जा रहा है, e रेज टू पावर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सपोज इन बिटवीन n पाई टू n प्लस 1 पाई। तो n पाई से लेकर के n प्लस 1 पाई तक, मतलब एक टोटल पाई का इंटरवल, ठीक है। तो पाई के इंटरवल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास हर एक पाई के इंटरवल में ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ तो हमारे पास थ्रू आउट या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव ही होगा। भाई 2 पाई से 3 पाई के बीच साइन एक्स या तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे ही 3 पाई से 4 पाई के बीच कह लें तो थ्रू आउट निगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमें डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अगर मैं Sn निकालता हूं तो Sn का मतलब मेरे पास क्या होगा, मॉड ऑफ e रेज टू पावर, मतलब इंटीग्रेशन ओवर, अंदर लगा लेते हैं, Sn मॉड ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास कहां से कहां तक करना है, n पाई से लेकर के n प्लस 1 पाई के बीच में, और आगे कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स dx, यही चीज है, ठीक है। तो अपन वैसे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर से अपन इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। Sn हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ था, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आएगा, तो e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो, a की जगह पे -1 रखना है और b की जगह पे +1 रखना है। तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा इनफैक्ट a साइन bx, मतलब साइन ऑफ b की वैल्यू कितनी थी, सॉरी ये माइनस b की वैल्यू थी हमारे पास 1 के बराबर, तो माइनस साइन x, और b की वैल्यू 1 थी, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा cos x, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर s0 था, Sn हमने कहा था e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना था n पाई से लेकर के n प्लस 1 पाई तक, तो ये हमने लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है, इतनी बात। इसको हमने क्लब किया, यहां से हमारे पास आ जा रहा है e रेज टू पावर माइनस n पाई बाई 2, ठीक है, e की पावर माइनस n पाई बाई 2, और ब्रैकेट में 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस पाई। ऑल्दो ये डीपीपी में भी क्वेश्चन दिया ही हुआ था, तो सेम क्वेश्चन है, तो 3 बार अपने सामने आ चुका है। तो ये हमारे पास Sn का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इस Sn के एक्सप्रेशन पे हमने क्या कहा है कि S0 निकालना है, तो S0 निकाल सकते हैं, इनको 0 रख लो, ठीक है, बी ऑप्शन वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर समेशन ओवर Sn निकालना है, तो एक इनफाइनाइट सीरीज का सम करना है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज का सम मतलब अगर हम S0 की बात करें, 0 से स्टार्ट करना था, S0 हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, वो हमने निकाल रखा है, कितना, हाफ इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई, ठीक है। आगे क्या करना था, कॉमन रेशियो चाहिए था, तो S1 भी निकाल लेते हैं। S1 की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस पाई, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कॉमन रेशियो कितना है, S1 बाई S0 विच विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस पाई। तो अगर हम S इंफिनिटी की बात करें, इनफाइनाइट सीरीज का अगर हम सम निकालें, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हाफ इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई अपॉन कॉमन रेशियो को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन कह सकते हैं यहां भी हमारे पास बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9-10 से जो रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, अगर उसके लिए अपन देखें तो सबसे पहले अपन एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज 3x3 का बनाना है, ठीक है। तो 3x3 या 2x2 का बनाना है। सबसे पहले 2x2 से स्टार्ट करो। 2x2 में क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं टर्म लिखना चाहूं तो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। चूंकि हमें मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स के ही फॉर्म में लिख रहा, हमारे पास क्या क्या होगा, यहां पे हमारे पास आएगा a, ठीक है, फिर आएगा 1, और बाकी चूंकि 2x2 था तो यहीं पे रुक गए, और यहां पे हमारे पास 1, और यहां पे ये 2x2 में टर्म्स होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की। फिर इसके बाद 3x3 पे जाते हैं। 3x3 में क्या आएगा, 3x3 में अपने पास हो जाएगा यहाँ पे a, ठीक है, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को a भर दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और बाकी अगर इधर देखें तो यहाँ पे 1, ये 0 हो जाएगा, और ये वाली चीज भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर कोरिलेट करो इन दोनों को तो कैसे लिखा जाएगा, जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, a इंटू ये वाली चीज जो दिख रही है तुम्हें, ये तो यही है ना, सेम, ठीक है, और माइनस कुछ करना पड़ेगा, 0 का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, -1 किया, 1 0 1 a, ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। यहां पे अभी अपन रोक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
4 क्रॉस 4 पे आते हैं, क्या होगा उसमें, चारों डायगोनल एलिमेंट्स को ए दे दो, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। यहां पे 1 और आगे तो सब 0 हो जाएंगे। फिर यहां पे देखेंगे तो ये दोनों 1 होंगे, यहां पे 0 हो जाएगा। यहां पे ये दोनों 1 होंगे, इधर 0 निकल जाएगा। फिर यहां पे 1, ये 0, ये 0। अब इसको देखो, अगर इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या आएगा, a इंटू ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है, अगर मैं सिर्फ इसके इतने पार्ट पे फोकस करूं, ठीक है, ये इतना पार्ट क्या लिखा हुआ है, वही है जो यहां पे प्रेजेंट था, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट या पूरे की पूरी मैट्रिक्स वो पूरी है। -1, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, -1 और आगे क्या जाएगा, 1 0 0 1 a है ना, और 0 1 a, यही आएगा। तो 1 0 0 1 a, अगर मैं समझो इस चीज को, a इंटू इसको मैं d3 बोलता हूं, इसको मैं d2 बोलता हूं, तो a इंटू d3 -1 के साथ में क्या आया, 1 के साथ में था 1 0 0 1 a 1 और 0 1 a, यही था, ये बात ठीक है बिल्कुल। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 के साथ में हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ये वाली चीज कहां प्रेजेंट थी, ये इतना पार्ट क्या दिख रहा है, ये तो d2 के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये a d3 माइनस d2 यही लिखा हुआ था, सही है बात। तो ये a d3 माइनस d2 जो है किसके बराबर हुआ, d4 के बराबर। कुछ इसी तरीके का पैटर्न तुम d3 में भी देख सकते हो, ठीक है। d3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, d1 का तो मतलब सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका तो कोई खास रोल वहां पे रहेगा नहीं। इसी तरीके का पैटर्न आगे बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चीज इसमें क्वेश्चन में, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें बेसिक मतलब कोई थियोरी नहीं, हमें उस क्वेश्चन के हिसाब से देख करके पता करना है कि एट द मोमेंट कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना होगा। तो d4 इज इक्वल टू a d3 माइनस d2, ये इस तरीके का था। अब इसी को अगर हम आगे देखें d5 के लिए भी सेम चीज रहेगी, तो dn को लिखा जा सकता है a dn माइनस 1 माइनस dn माइनस 2, सही है बात। इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं 9th क्वेश्चन के जाऊं, तो 9th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे पास, d 2017 की बात की गई है, तो a को 2 रखा गया, तो dn इज इक्वल टू 2 dn माइनस 1 माइनस dn माइनस 2, दैट मीन्स कि dn माइनस 1 dn माइनस 2 ये सब क्या होंगे, AP फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास d1 और d2 पता चल जाए तो हम AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो d2 की बात कर लो, d3 की बात कर लो, निकाल सकते हो, है ना। तो d2 हमारे पास कितना आएगा, d2 हमारे पास होगा 2 1 1 2, कह सकता हूं मैं 2 1 1 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर, सही है। और इसी तरीके से तुम चाहो तो d1 निकाल लो या d3 निकाल लेते हैं, d3 थोड़ा सा सिंपल रहेगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, टर्म क्या है, 2 1 0 1 2 1 0 1 2, तो इस तरीके से हमारे पास d2 और d3 दोनों निकल आएंगे। इसकी भी वैल्यू अगर निकालने जाए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 1 इंटू 2, ठीक है, इस 3 के बराबर होगा, तो ये 6 हो गया, माइनस 2 मतलब 4 के बराबर। तो देख सकते हो कि एक AP बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। तो अगर 1 कॉमन डिफरेंस वाली चीज है, d2 3 के बराबर था, d3 4 के बराबर था, तो इसी तरीके से d 2017 किसके बराबर होगा, 2018 के बराबर होगा। तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आ गया, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में हमारे पास a की वैल्यू चूंकि 1 दे दी गई है, तो अब 1 के हिसाब से क्या आएगा, dn इज इक्वल टू dn माइनस 1 माइनस dn माइनस 2, यही है, और समेशन करना है। तो dn की वैल्यू कितनी है, dn माइनस 1 माइनस dn माइनस 2, ठीक है। समेशन करोगे, क्या लिखोगे सबसे पहले, अगर मैं k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, d1 को लिखूं, d1 कितना आएगा, d1 को अगर अपन लिखना चाहें, या फिर इसी चीज को थोड़ा सा अपन अलग तरीके से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं अपन dn प्लस 2, है ना, या फिर dn माइनस 1 dn माइनस 2, अपन इसको इसी तरीके से रहने दें। डिफरेंस के फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो ही चुका है, और कॉन्जिक्यूटिवली अगर हम आगे लिखेंगे तो हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट होती भी जाएंगी। तो अगर हमें d 2017 लिखना है, मान लो, है ना, d 2017 लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 2016 माइनस 2015, है ना। फिर इसी तरीके से 2016 के लिए क्या यूज करूंगा, यहां पे यूज करूंगा मैं 15 माइनस 14, ठीक है। इसी तरीके से आगे की टर्म्स होंगे, तो जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, इधर वो समेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इधर हमारे पास 15 15 14 14 इस तरीके से टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे।
तो ये मेरे पास D 2016 और माइनस यहां से लास्ट टर्म जो रहेगी वो मेरे पास निकल करके आ जाएगी। तो a इक्वल टू 1 के केस में यहां से तुम्हारे पास समेशन D 2016 भी निकालना अगर है हमें, तो फिर से इसी तरीके का पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि D2 D3 है ना, यहां से हम कह लें कि Dn-1 कुछ था, Dn-2 कुछ था, किस तरीके का AP वगैरह बन रहा है वो कॉमन डिफरेंस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंबर 11 देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अपना ध्यान किस पे जाना चाहिए, डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन डिटर्मिनेंट है ABC BCA CAB वाला, ठीक है। क्या आता है रिजल्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही आता है। तो अब समझो इस चीज को कि अगर मैं इसी चीज को भाई एक BC की जगह क्या लिखा हुआ है, a0 लिखा हुआ है, a0 क्यूब a1 क्यूब a2 क्यूब, ठीक है, माइनस 3 a0 a1 a2, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर कही जाए तो कब होगी, या तो a0 प्लस a1 प्लस a2 ये 0 हो जाए, या तो तीनों आपस में बराबर हो। तो दे रखा है a0 प्लस a1 प्लस a2 नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इट मस्ट बी लाइक a0 इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, ऐसा ही होगा, ठीक है। a0 a1 और a2 तीनों की वैल्यूज आपस में बराबर है। अब इसके बेसिस पे अपन आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैं अलग अलग a0 a1 सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, a0 तो आसानी से निकाल सकते हो ना। a0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब x को 0 रख दे। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हमने x को 0 रखा, तो x इक्वल टू 0 रखने पे मेरे पास a0 की टर्म आ गई। a0 की टर्म कितनी है मेरे, 1 के बराबर, और इसका मतलब ये सब a1 a2 सभी क्या है, 1 के बराबर ही है। सही है बात। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि हमें a बाई b निकालना था, मतलब x का इधर टर्म क्या आएगा, y इधर b का टर्म क्या आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, इधर देखो राइट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर हमारे पास x का कोफिशिएंट निकालना हो तो हमारे पास क्या तरीका होगा, हम a 1 इंटू एक्स इसी तरीके का ट्राई करेंगे, ठीक है। कितनी बार x आएगा, मतलब अगर मेरे पास ये ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर से वही 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना, 4 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे पास x का कोफिशिएंट कैसे क्रिएट होगा, ax इंटू 1 ax इसका उठाओ इंटू 1 ax इसका उठाओ इंटू 1, यही करना होगा ना। चारों ब्रैकेट से एक एक बार ax को उठा सकते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें तो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, उसको क्या लिखा जा सकता है 4a, और वो 4a मेरा कितने के बराबर है, a1 के बराबर है, जो कि 1 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 1/4 के बराबर। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब a आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या टारगेट है, b निकालना। b निकालने के लिए मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे कंपेयर कर दें, ठीक है। इधर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा था 4a, यहां पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर निकालना हो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, एक तरीका है कि भाई ax इसमें से ax इसमें से, ठीक है, इसी तरीके से दो ax को अगर हम क्लब करते जाएं तो मेरा काम हो सकता है। तो 4 ax है, दो को अगर क्लब करोगे तो क्या बनेगा भाई 4c2, है ना, 4c2 इंटू हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4c2 और हर बार a स्क्वायर x स्क्वायर, यही बनेगा। तो 4c2 इंटू a स्क्वायर, ये मेरे पास एक टर्म होगी, ठीक है, और प्लस साथ में bx स्क्वायर से देखें तो bx स्क्वायर यहां से उठाना पड़ेगा, इसमें से bx स्क्वायर, ऐसे ही चारों ब्रैकेट से bx स्क्वायर, तो ये कितना हो गया मेरे पास 4b, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या था, a2 था, जो कि कितना है 1 के बराबर है। तो अब मैं a को 1/4 रख देता हूं, तो 6 इंटू 1/16 प्लस 4b इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि b की वैल्यू कितनी हो गई 5/32। तो इस तरीके से a और b अपने पास आ गए। अब हमें a बाई b निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन हमें देखना है। तो Z1 को अगर मैं क्लब करके लिखूं तो क्या बना हुआ है, 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, 8 साइन प्लस 7 कॉस, और आयोटा के साथ की टर्म क्या है, आयोटा के साथ की टर्म है हमारे पास साइन प्लस 4 कॉस, साइन प्लस 4 कॉस। Z2 की बात करें तो Z2 मेरे पास क्या है, जो रियल पार्ट होगा वो होगा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और प्लस आयोटा की बात करें तो हमारे पास क्या है, आयोटा के कोफिशिएंट में 8 साइन प्लस 7 कॉस। ये बात ठीक है। तो Z1 और Z2 दोनों आ गए, दोनों का अब हमें प्रोडक्ट करना था। Z1 डॉट Z2, ये मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का निकल करके आ रहा है, 8 साइन प्लस 7 कॉस का होल स्क्वायर प्लस
ठीक है, दूसरा वाला टर्म भी जो है साइन प्लस 4 कॉस का होल स्क्वायर, यही आ रहा है z1 डॉट मतलब z1 इंटू z2। ठीक है, तो z1 इंटू z2 अगर मेरे पास आ गया तो नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी थी, इसके टर्म्स जो थे x और y थे, इसको x बोल दिया गया, इसको y बोल दिया गया। क्या करना है, x प्लस वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो x प्लस वाई कैन बी रिटन एज 64s स्क्वायर, यहां से s स्क्वायर कितना हो गया 65 साइन स्क्वायर, प्लस इधर से कितना आ गया 65 कॉस स्क्वायर, प्लस और क्या होगा 8 इंटू 7 56 इंटू 12 2 112 साइन कॉस, और प्लस इधर से कितना होगा 8 साइन कॉस, मतलब यहां 65 और प्लस यहां से 60 साइन 2 थीटा, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम अगर करें तो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 125, और इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 5 के बराबर। नंबर 13 पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, उसके किसी पॉइंट t पे हमने एक टेंजेंट खींच ली। फिर आगे क्या कहा गया, उसने कहा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस, ठीक है, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट टेंजेंट, कहां पे लाई करता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी होती थी टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आना है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आना है, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स वाला पॉइंट निकालना होगा। ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, x को 0 पुट कर दें, x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई at के बराबर। ठीक है, तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर था, x को 0 रखा, y की वैल्यू 80, तो हमारे पास एक पॉइंट, अगर मैं इसको p बोलता हूं इसको q बोलता हूं, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। p पॉइंट क्या आया 0 कॉमा, चूंकि a की वैल्यू 2 है इसलिए t रख दिया, 2t रख दिया, और q की बात करें तो q पॉइंट मेरे पास कितना है 2t स्क्वायर कॉमा 4t, यही है। अब दोनों को कोरिलेट कर लो, मिड पॉइंट क्या आएगा, hk को लिखा जा सकता है 3t स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर, hk को लिखा जा सकता है t स्क्वायर और इधर से 3t। ठीक है, तो अब मुझे h और k में रिलेशन निकालना है, k स्क्वायर की वैल्यू 9t स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4h, तो इसलिए अपन कह सकते हैं 4 इंटू 9/4h, है ना, ऐसा। तो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ यहां से आ गई, लेटेस्ट रेक्टम 9 यूनिट्स के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें तो ये भी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, -4,0, ठीक है, -4,0 और 4,0, ये दो एंड पॉइंट्स हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें a और b तो फिक्स हैं, c पॉइंट हमें सर्कल पे लेना है। तो सर्कल पे c पॉइंट लेने के लिए अपने पास क्या क्या सिचुएशन होगी भाई, मैक्सिमम एरिया और मिनिमम एरिया, ये तो पता हो सकता है। मैक्सिमम एरिया कब क्रिएट होगा, जब ये हाइट मैक्सिमम हो, और हाइट मैक्सिमम कब होगी, इस सिचुएशन में। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, अगर मैं एरिया मैक्सिमाइज करता हूं, एरिया मैक्सिमाइज किया तो कितना आया, हाफ इंटू बेस 8, और मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 4, तो एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है 16, मिनिमम एरिया 0 हो सकता है। इसका मतलब एरिया के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, एरिया का अगर मैं सेट बनाऊं, ठीक है, कि एरिया क्या क्या पॉसिबल है, तो 0 पॉसिबल है, वो ट्रायंगल नहीं बोला जाएगा, तो उसको मैं हटा ही लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 अप टू कहां तक 15 तक और 16, ये सब। अब देखो, अगर मैं यहां पे 1 बना सकता हूं, सपोज इस ट्रायंगल का एरिया 1 था, तो इस ट्रायंगल का भी तो एरिया कितना था 1, और उतना ही नीचे भी तो आएगा, इसमें भी हमारे पास 1 ही एरिया बनेगा, इसमें भी मेरे पास 1 ही एरिया बनेगा। ठीक है बात, तो 1 यूनिट एरिया बनाने के लिए 4 ट्रायंगल्स अपने पास थे, 4 पॉसिबिलिटीज थी सी की, यहां भी सी रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 4 सी पॉसिबल है, इसके लिए भी 4 सी पॉसिबल है। ठीक है, 15 टाइम्स ये 60 हो गए। 16 कब आएगा, या तो ये पॉइंट रखो या तो ये पॉइंट रखो, 4 अब थोड़ी ना, सी की या तो ये वैल्यू रखनी होगी या तो ये वाला पॉइंट लेना होगा। तो 16 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल हमारे पास 62। तो हमें इंटीजर पार्ट ऑफ n/8 निकालना था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 7 के बराबर। नंबर 15 अगर देखें तो fx प्लस y इज इक्वल टू इस तरीके का एक फंक्शनल रूल दे रखा है, और यहां से हमें इनफैक्ट fx का फंक्शन एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, लिमिट के टर्म्स में दे रखा है कुछ, fx माइनस समथिंग अपॉन h, मतलब ये कुछ रिलेटेड होगा किससे, डिफरेंशिएबिलिटी से। तो अपन आगे देखें, यहां पे x और y दोनों को 0 रख दो, x इक्वल टू y इक्वल टू 0, क्या आएगा f0 आएगा इज इक्वल टू 2f0 और -1/3, इसका मतलब f0 की वैल्यू कितनी है 1/3 है। f0 अगर 1/3 है तो अपन कह सकते हैं क्या कि ये जो लिमिट वाली टर्म लिख रखी है, लिमिट s टेंड्स टू 0, fh
-1/3 डिवाइडेड बाई 2h, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, 1/3 क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा fh माइनस f0 डिवाइडेड बाई h और एक हाफ। तो अब ये वाली चीज क्या हो गई, f डैश h हो गई, f डैश 0 हो गई इनफैक्ट। तो हाफ f डैश 0, इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, 2/3। तो इसका मतलब f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 4/3। ठीक है, इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा था कि fx फाइंड आउट करना है। तो fx फाइंड आउट करने के लिए अगर देखें अपन, तो वैसे यहां पे तो थोड़ा सा सिंपल ही है प्रोसेस। तुम क्या यूज कर सकते हो कि अगर मैं f डैश 0 को निकाल चुका हूं, f डैश 0 की वैल्यू को यूज करना चाहूं तो कैसे मैं कर सकता हूं, इन दोनों का डिफरेंस रख दो, f ऑफ x प्लस h। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला भी मेथड यहाँ पे वर्क करेगा। उसके अलावा चूंकि एक और मेथड, चूंकि पिछले क्वेश्चन को हमने एक बार को पार्शियल डिफरेंशिएशन से किया था एक एफएसटी में, इस बार अपन जो लिमिट का स्टार्टिंग का फॉर्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी का, वो डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले की हेल्प से इस बार कर रहे हैं। तो fx प्लस h माइनस fx, ठीक है, और बचेगा कितना, fh। ठीक है, x की जगह x रख रहे हैं, y की जगह पे h, और प्लस साथ में कितना आ जाएगा 2xh इंटू x प्लस h, और साथ में कितना है -1/3। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो अगर मैं यहां पे h से इसको डिवाइड कर लूं, ठीक है, h से डिवाइड कर लिया तो ये मेरा h यहाँ पे h, ये खत्म हो गया, और -1/3h, कुछ इस तरीके का टर्म बनेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद h टेंड्स टू 0 वगैरह अगर रखते हो तुम, तो देखो इसको तो तुम कह सकते हो h टेंड्स टू 0 के समय f डैश x के बराबर। ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा 2x², और साथ में क्या टर्म थी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 लगा रहे, fh बाई h -1/3h। इसको अपन क्लब कर लें अगर, तो हमारे पास लिखा हुआ है 3f ऑफ h -1 डिवाइडेड बाई 3h, यही लिखा हुआ है ना। तो 3fh -1/3h, इसकी वैल्यू कितनी है, 6h के बारे में दे रखा है 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अगर कह लो तो ये वही f डैश 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो 2x² और प्लस, चूंकि ये f डैश 0 हमारे पास नोन ही था, ठीक है, 3fh -1/3h। तो ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं f डैश 0। f डैश 0 कितना था, 4/3 अपन निकाल चुके हैं। तो f डैश x हमें पता है, fx की एक्सप्रेशन लिखनी है, कितनी हो जाएगी वो, 2x² से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2x³ प्लस 4/3 इंटू x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब f0 की वैल्यू 1/3 थी, तो f0 को 1/3 अगर ले आना है तो c को कितना होना पड़ेगा, 1/3। तो fx का एक्सप्रेशन फाइनली क्या है, 2x³ प्लस 4x प्लस 1/3। ये हमारे पास fx का एक्सप्रेशन है। f2 की बात करें, ठीक है, f2 कितना होगा, तो f2 हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 16 और 8 24 प्लस 1 और 25/3। तो इसका इंटीजर पार्ट हमारे पास कितना आ जा रहा है, 8 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, fx इज इक्वल टू f ऑफ 6 माइनस x। डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, f डैश x प्लस f डैश 6 माइनस x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जैसे हमें दिया गया f डैश 1 0 के बराबर है, कहा गया है f डैश 0 दिया गया है, f डैश 0 0 के बराबर है। तो अगर f डैश 0 0 है तो f डैश 6 को भी क्या होना पड़ेगा, 0। यहां से समझ सकते हो, x की जगह 0 रख रहे हैं, तो f डैश 0 और f डैश 6 का सम 0 है, ये वाली चीज 0 हुई तो इसको भी क्या होना है, 0। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं f डैश 0 f डैश 6 ये बराबर होंगे, है ना, 0 के बराबर दोनों ही। फिर इसी तरीके से x इक्वल टू 2 कहा गया है, तो इसका मतलब f डैश 2 भी 0 है, f डैश 4 भी 0 है। ठीक है बात, और आगे क्या, f डैश 5 भी कह दिया गया, तो f डैश 5 भी 0 है। x की जगह पे 5 रखोगे तो दूसरा क्या होगा, 1 होगा, तो f डैश 1 भी 0 है। और x की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो देखो क्या लिखा है, f डैश 3 प्लस f डैश 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब f डैश 3 तो पक्का 0 के बराबर है ही। तो इस तरीके से f डैश के लिए अगर मैं कहूं तो कितने रूट्स हो गए, f डैश x इक्वल टू 0 के मेरे पास क्या क्या रूट्स आ गए, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके लिए हमारे पास 7 रूट्स हैं। और fx की बात करें तो f डबल डैश x की, ठीक है, तो f डबल डैश x की कितने होंगे, अगर इसके 7 है तो उसके मिनिमम 6 होंगे। भाई रोज थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, एक फंक्शन था जिसका 7 रूट एग्जिस्ट करता था, तो उसके डिफरेंशिएशन का मिनिमम 6 रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही, इसके लिए मिनिमम 6 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि दूसरा जो एक्सप्रेशन जिसके बारे में हमें कमेंट करना था वो चीज क्या है, अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं hx इज इक्वल टू एफ इंटू एफ सॉरी बल्कि एफ डैश इंटू एफ डबल डैश, तो उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, सही है बात। तो एफ डैश इंटू एफ डबल डैश के मेरे पास कितने रूट्स आए, 7 यहां से 6 यहां से, 13 रूट्स, मिनिमम 13 रूट्स किसके हैं, एफ डैश इंटू एफ डबल डैश के। मुझे किस पे कमेंट करना है, इसके डिफरेंशिएशन पे। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए मिनिमम कितने रूट्स होंगे भाई, इसके 13 रूट्स हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास मिनिमम 12 रूट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 12 आएगा, तो n/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। 17 में अगर देखें तो हमारे पास एक कर्व है जिसका पैरामीट्रिक पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले तो पैरामीटर एलिमिनेट करके हम उसको एक्स वाई में कोरिलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पे x में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आता है, tan स्क्वायर टी, और सामने क्या लिखा हुआ है y, तो tan स्क्वायर टी और cot t को बेसिकली हमें कोरिलेट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन, अगर मैं cot स्क्वायर टी की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा बोल सकता हूं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट चीज हमसे क्या कही जा रही है कि इस कर्व पे हमें एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है जो कि अगेन कर्व को मीट करता है किसी अदर पॉइंट q पे। तो ठीक है, इसका अगर हम कहें कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, बस हमें स्लोप ही तो निकालना है। तो एक्स वाई की बात करूं मैं t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पे sec स्क्वायर पाई बाई 4 इज 2 और cot पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये 2,1 वाले पॉइंट पे हमें टेंजेंट खींचना है, ठीक है, इतनी बात। और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx वहीं से निकाल लेते हैं एक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से। cot t से क्या आएगा, cot t का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर t, और नीचे sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 sec t है ना इंटू sec tan, तो sec स्क्वायर आ जाएगा tan t और आ जाएगा, ठीक है। तो ये dy बाई dx इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो t इक्वल टू पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 और इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो -1/2 स्लोप की हमें लाइन खींचनी है, किस पॉइंट से पास करते हुए, तो इस 2,1 से। कितनी इक्वेशन हो जाएगी, y-1 इज इक्वल टू 2 टाइम सॉरी स्लोप है -½ तो -½ इंटू x माइनस 2, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2y प्लस x इज इक्वल टू -2 और यहां से +2, तो ये हो गया 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन वापस से कर्व को कट करती है, तो हम इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं कि वापस से कौन से पॉइंट पे कट करेगी। भाई वो पॉइंट को Q बोला गया है, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बस रख दो यहां से, x की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, 4 - 2y, ठीक है। या फिर मैं y स्क्वायर को अगर रखने की कोशिश करूं, चलो क्यूबिक तो बनना ही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, तो x की जगह मैंने रख दिया 4 - 2y और माइनस का 1, तो मेरे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस y स्क्वायर और 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचा, 1 के बराबर, ठीक है। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख सकते हो इसका एक रूट क्या है, y इक्वल टू 1, एक रूट y इक्वल टू 1 इटसेल्फ है, तो अपन एक फैक्टर निकाल लेते हैं इसमें से y माइनस 1, ठीक है। और दूसरे फैक्टर्स अपने पास क्या हो जाएंगे, तो अपन देख सकते हैं कि 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2y स्क्वायर इंटू y माइनस 1, तो 2y क्यूब माइनस का अपने पास 2y स्क्वायर आ गया, और एक हमारे पास और रहेगा, तो माइनस अगर मैं इसको एक बार को लिख लेता हूं फैक्टर्स करके, 2y स्क्वायर इंटू y माइनस 1, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y माइनस 1 कॉमन हो गया, 2y स्क्वायर आ गया माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक यहां से y इक्वल टू 1 और दूसरे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, तो y की वैल्यूज यहां से कितनी आ रही है देख सकते हैं क्या, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू आ गई -½ ठीक है, y इक्वल टू 1 यहां भी था, तो 1 1 -½ ये इस क्यूबिक के रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू 1 तो हम ले ही नहीं सकते, y इक्वल टू 1 में तो दिक्कत है, यही वाला पॉइंट आ जाएगा, तो -½ ही लेना है, तो y इक्वल टू -½ जब हमने लिया, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/4 ले आना था, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, तो 5, -½ वाला पॉइंट है, ये Q पॉइंट है ना,
Q पॉइंट है 5, -½ और P वाले पॉइंट की बात करूं तो इट वाज 2, 1। तो PQ के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस PQ निकाल सकते हो, ये कुछ आ जा रहा है 3√5/2 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास P + Q पूछा गया है, दैट विल बी इक्वल टू 8। नंबर 18 अगर देखें तो 18 में हमारे पास बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। fx + fy = f of x + y upon 1 - xy। कोई फॉर्मूला होता था tan इनवर्स का, ठीक है। तो इसका मतलब fx किस तरीके का होगा, कुछ k tan इनवर्स x टाइप का होगा, ठीक है बात। k tan इनवर्स x + k tan इनवर्स y विल गिव अस k ब्रैकेट में tan इनवर्स x + y upon 1 - xy, यही आएगा। तो fx हम देख करके फॉर्मूले से ही बोल सकते हैं फंक्शनल रूल के अकॉर्डिंग कि ये tan इनवर्स x है, ठीक है। इनटू के हमने कोफिशिएंट और ऐड कर लिया है। आगे क्या दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x by x is equal to 2। तो अब मुझे ये बताओ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 k tan इनवर्स x by x की वैल्यू किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी ना। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया जो कि दिया गया है 2। तो fx हमें पता चल गया कि fx इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x, ठीक है। fx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और इसलिए इसका डिफरेंशिएशन अपन निकाल सकते हैं। f डैश विल बी 2/1 + x² एट x इक्वल टू 1 इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 19th में हमें दिया हुआ है कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कर्व फॉर विच टेंजेंट एट पॉइंट P इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, ठीक है। हमें above x axis is that origin is equidistant from M and point of tangency, यही कहा गया है। तो अब इसका मतलब मैं सबसे पहले कर्व देखता हूं, ठीक है। कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का मैंने लिया कर्व, कुछ इस तरीके का है ना। किसी एक पॉइंट x, y पे टेंजेंट खींचा गया जिसने इसको इस पॉइंट M पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट P था, तो कह रहा है कि OP और OM की वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। यही टारगेट है अपना कि OP और OM की वैल्यूज आपस में बराबर हो। तो P तो चलो x, y होगा, ये M पॉइंट की हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। क्या होता है, y - y इज इक्वल टू m इंटू x - x। ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए हम कैपिटल X को 0 रख देंगे, है ना। y एक्सिस है ना, तो कैपिटल X को 0 रखोगे, तो कैपिटल X को 0 रखा तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y - mx। तो पॉइंट क्या है, 0, y - mx। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y - mx के बराबर। तो y - mx शुड बी इक्वल टू √x² + y², यही हो गया ना। ये y - mx इज इक्वल टू √x² + y², ठीक है। तो अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। क्या क्या यहां पे टर्म आएगा, देखो अगर मैं x से डिवाइड कर लूं तो y/x - m क्या था, dy/dx था, इज इक्वल टू कितना है, x से डिवाइड कर रहे हो तो 1 + y²/x², यही है, ठीक है अपने पास। तो अब मैं आगे y/x, चूंकि हर जगह देख सकते हो y/x y/x की टर्म है, ये दोनों ही, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। y इज इक्वल टू vx वाली चीज, y इज इक्वल टू vx, दैट मींस ये क्या लिखा हुआ है, v माइनस dy/dx कितना होगा, v + x dv/dx इज इक्वल टू कितना आएगा, √1 प्लस इसको कहें तो v², ठीक है। तो v तो दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, माइनस का dv अपॉन √1 प्लस v² इज इक्वल टू dx/x। सही है बात। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन भी पता होता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता होता है, रख दो इंटीग्रेट करके, ln ओवर, ठीक है, कितना आ जाएगा, v + √1 प्लस v² इज इक्वल टू -ln x, ठीक है, प्लस ln c, ये एक्सप्रेशन होगा। अब मैं c के बारे में देखता हूं कि क्या कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अपन देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इसके बाद 6e², इसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व निकालना है केवल। तो चलो ठीक है, ln c कुछ आएगा अपने पास। फिर आगे हम इसको थोड़ा और क्लब कर लेते हैं, इन दोनों को एक साइड लेते आए, दोनों ln को, है ना। तो इफेक्टिवली ये बन क्या गया, vx प्लस √x² प्लस v²x² इज इक्वल टू कितना, c के बराबर। सही है बात। तो अब मैं v को रख देता हूं फिर से y/x, ये मेरे पास y आ गया और प्लस √x² प्लस y² इज इक्वल टू c, ठीक है। अब समझ सकते हो इसको, अगर मैं c - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² लिखता हूं तो y² कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया c² - 2cy और इज इक्वल टू इधर से आ गया हमारे पास x²। तो ये
x में क्वाड्रेटिक है, y में सिंपल सा एक्सप्रेशन है लीनियर, तो इसका मतलब कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है 1, और अगर 1 इसेंट्रिसिटी है तो आंसर कितना हो जाएगा इस केस में 6 के बराबर। नंबर 20 में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन दी हुई है और इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें c यूज करना है, मतलब हमें c डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो ये टारगेट हो सकता है कि भाई x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी है अपने पास कि ये y बाई x हो जाएगा, cos y बाई x हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम कहें तो तब नॉर्मली यूज करते हैं जबकि हर एक टर्म y बाई एक्स के फॉर्म में ही हो। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट अपन ये कर सकते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस, इसको मैं बोल सकता हूं कि एक्स वाई डी एक्स, है ना, और इधर मैंने कह दिया इसी चीज को 1 प्लस कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें से देखो एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स, मैं बेसिकली क्या कर रहा, एक्स को कॉमन ले रहा। ठीक है, तो एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स डी वाई, मतलब एक एक्स कॉमन निकाल लो। ठीक है, एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब लेकिन इसके नीचे तो क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये एग्जैक्ट इंटीग्रल बनेगा। तो अपन एक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक्स डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई, अगर मैं एक्स स्क्वायर चाह रहा हूं तो मुझे बेसिकली एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया, तो नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन, इधर भी आ गया एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कॉस ओवर वाई बाई एक्स। ठीक है, ठीक है, dx, ऐसा कुछ टर्म आ गया। तो अब अपन अगर देखें तो ये चीज क्या लिखी हुई है, 1 अपॉन एक्स क्यूब भी बल्कि कॉमन ही रखते हैं अभी, है ना, इसको मैंने 1 अपॉन एक्स क्यूब को कॉमन ही रखा, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx ऐसा। ठीक है, ये चीज क्या लिखी हुई है, डिफरेंशियल ऑफ y बाई x, यही लिखा हुआ है। ठीक है, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे में अगर मैं कहूं इस चीज को भी मैं नीचे लेते आता हूं, 1 प्लस कॉस ओवर y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, और दोनों साइड इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो अपन इसी चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, वही चीज वहां पे भी बनती अगर तुम y बाई एक्स को एक टर्म लेकर के प्रोसीड करते। ठीक है, यहां से 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाता, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वगैरह होता, और एक y बाई एक्स की टर्म यहां पे भी क्रिएट होती। ठीक है, अब खैर y बाई एक्स की सारी टर्म्स अपने पास आ चुकी हैं, y बाई एक्स को t मान लिया, तो हमारे पास ये लिखा हुआ क्या है, dt, है ना, dt अपॉन, ठीक है, 2 cos स्क्वायर t बाई 2, यही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, इधर इसका इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, x की पावर -3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, और नीचे -2 प्लस कांस्टेंट, यही आ जाएगा। तो अब देखो सेक, ये हाफ था, है ना, हाफ सेक स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, tan t बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, यही होगा, tan t बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा, -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस c, और t की जगह पे अपन क्या रख देंगे, फिर से y बाई एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा tan y बाई 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो अब तुम यहां से देख सकते हो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, p की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2 के बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 4x स्क्वायर, x और कुछ a की टर्म है। ठीक है, इसके बारे में कुछ रिलेशन दे रखा है भाई, इसका ग्राफ वगैरह भी नहीं बना सकते हो, और इसके बारे में कुछ डायरेक्टली अपन कमेंट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल कि इसके सारे रियल सॉल्यूशंस कैसे क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में ए को हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कर पा रहे कि ए का सारा टर्म एक साइड हो जाए, एक्स का सारा टर्म एक साइड हो जाए, तो डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन फिर से उसी चीज को अगर ऐसे देखें, एक्स के टर्म्स में उसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, लेकिन अगर मैं उसी को ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक देखूं तो क्वेश्चन अच्छा है, ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक अगर बनाते हैं तो हमारे पास ए को लिखने का क्या तरीका होगा, ठीक है, रूट्स क्या आएंगे, -b, तो यहां पे 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस करना पड़ेगा 4x की पावर 4 प्लस x 4x, यही आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस
2x स्क्वायर, और साथ में प्लस माइनस इधर से हमारे पास क्या टर्म है, तो 2x माइनस 1 कह सकता हूं मैं कि 2x माइनस 1 होगा, या फिर इसका दूसरा 1 माइनस 2x भी हो सकता है। तो खैर दोनों ही बात नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस ही साइन है, तो मैं इसको 2x माइनस 1 थोड़ी देर के लिए रख लेता हूं, डिवाइडेड बाई 2 रख लिया। ठीक है, तो एक बार प्लस साइन जब यूज होगा तो a से मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो एक हो जाएगा, जब प्लस साइन यूज करते हो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 तो कैंसिल हो गए, तो a बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x के बराबर। और दूसरी बार अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, जब माइनस साइन लेंगे तो 1 काम का टर्म हो गया, और इधर आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये मेरे पास एक ही दो वैल्यूज हो जाएंगी, x स्क्वायर प्लस x और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब अगर मेरे पास सारे सॉल्यूशंस रियल होने चाहिए तो इसका मतलब यहां से भी, इस इक्वेशन से भी 2 रियल रूट मिले, इससे भी हमारे पास 2 रियल रूट मिले, यही चीज चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस a, ठीक है, इसके रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, d जब पॉजिटिव होगा। d पॉजिटिव कब होगा, जब भाई इसका 1 प्लस 4a, ठीक है, 1 प्लस 4a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a कैसा है, माइनस 1/4 से बड़ा। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पे क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। इसके लिए सेम चीज चाहिए, d पॉजिटिव। d पॉजिटिव कब होगा, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अपन कह सकते हैं क्या कि 4a विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सो a विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो पहला वाला कब ट्रू होगा, इसके अकॉर्डिंग, दूसरा कब ट्रू होगा, इसके अकॉर्डिंग। हमें तो दोनों ट्रू चाहिए, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, a विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। 22 fair coin is flipped n times, let e be the event that a head is obtained on the first flip। ठीक है, तो अगर हम PE की बात करें तो PE कितना है, हाफ के बराबर है। फिर क्या कहा जा रहा है, FK be the event that exactly K heads are obtained। तो अगर exactly K heads की बात की जा रही है FK, ठीक है, exactly K heads कब आएंगे, N में से K हेड, उसको सक्सेस बोला, हाफ की पावर K, हाफ की पावर N माइनस K, यही होता है ना। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज हो जाएगी। और हमें चूंकि इंडिपेंडेंट इनके बारे में कहा गया है, E और FK इंडिपेंडेंट है, तो E इंटरसेक्शन FK से कंपेयर करना होगा। E इंटरसेक्शन FK का मतलब क्या हुआ कि पहले प्लेस पे तो हेड आएगा ही आएगा, सही है बात, पहले प्लेस पे हेड हमने फिक्स कर दिया, बाकी K-1 और हेड आने हैं, तो बाकी के लिए अरेंज करो, N-1 अटेम्प्ट्स बचे, उनमें से K-1 हेड आने हैं, और बाकी कितना आ जाएगा, हाफ की पावर K-1 N-K, मतलब हाफ की पावर ये फिर से वही N-1 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हाफ की पावर n हो गया, यहाँ पे हाफ की पावर N-1 हो जाएगा। तो हमें अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो इसका मतलब ये चीज इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। कितना होगा, हाफ इंटू NCK इंटू हाफ की पावर n इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ की पावर n, बल्कि कही लो, और N-1 CK-1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बाकी बचा हमारे पास NCK अपॉन N-1, ठीक है, N-1 CK-1। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2 के बराबर। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जा रही है कुछ N/K इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन जो N/K ही पूछा गया था, दैट विल बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक तरीके से कह लो कि 5 टर्म्स हैं और उनका सम कितना आता है, 80 आता है। ठीक है, तो यही चीज है x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 30। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, और ईच टर्म रेंजेस फ्रॉम 2 to 8, ऐसा कहा गया। तो अपन क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, x की पावर 30 का कोफिशिएंट निकालना होगा, किसमें, ब्रैकेट बना लो। x1 के लिए क्या पॉसिबल है, x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 अप टू x की पावर 8। ठीक है, x2 के लिए भी सेम, x3 के लिए भी सेम, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, सबके लिए यही ब्रैकेट बनेगा, मतलब रेज टू पावर 5। ठीक है, x स्क्वायर कॉमन हो गया, x की पावर 10 बाहर कर दिया, तो बचा कितना, x की पावर 20। किसमें, x स्क्वायर बाहर निकाल चुके थे, तो बचा 1 प्लस x स्क्वायर अप टू कितना, x की पावर 6 और रेज टू पावर 5। अब ये तो एक जीपी दी हुई है, अब इस जीपी का तो हमें सम करना पड़ेगा। क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर -5 जिसको लिख दिया, x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है,
अब इसको मैं एक बार को लिखता हूं, क्या क्या टर्म आएगी, 1 माइनस एक्स की पावर 7 को एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास एक टर्म होगा 1, माइनस होगा 5c1 एक्स की पावर 7 और प्लस होगा 5c2 एक्स की पावर 14। यहीं तक के टर्म्स अपने काम किए, इसके बाद के टर्म्स को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर -5 ये अभी हम एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। और x की पावर 20 का कोफिशिएंट अपन निकाल रहे हैं, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर, देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होता है, इसका अपने पास फॉर्मूला आता है, क्या आता है, n प्लस आर माइनस 1 सी एन, यही रहता है n प्लस आर माइनस 1 सी एन, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं देखूं कि x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना था मुझे, यहां से अगर मैंने 1 उठाया तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, x की पावर 20 चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, x की पावर 20 का कोफिशिएंट एक बार निकाल लेता हूं मैं अलग अलग। 1 माइनस एक्स की पावर -5 में x की पावर 20 का कोफिशिएंट, तो मेरा n 20 हो गया, r 5 हो गया, मेरे पास क्या आएगा 20 प्लस 5 25 माइनस 1 24 और c n की बात करें तो n तो कितना है 20 के बराबर है, ठीक है। तो ये मेरे पास x की पावर 20 का कोफिशिएंट आया। फिर इसी तरीके से x की पावर 7 मेरे पास है, तो इसमें से मुझे कितना चाहिए होगा 13, तो 13 का अगर मैं देखूं 1 माइनस एक्स की पावर -5 में x की पावर 13 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो n मेरा 13 है, r मेरा 5 है, 13 प्लस 5 माइनस 1 17 हो गया और c और 13 है, यहां पे एक और टर्म आ जाएगी। एक और टर्म की अपने को रिक्वायरमेंट है, किसके साथ, यहां 14 था तो यहां पे 6 चाहिए, तो x की पावर 6 का भी कोफिशिएंट निकाल लें, कितना हो जाएगा वो 6 का कोफिशिएंट निकालने का मतलब हुआ 6 प्लस 5 माइनस 1, तो मतलब 10, c और 6 यहां पे कितना आ जाना चाहिए 6 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सभी कोफिशिएंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना था, x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना था। क्या प्रोसेस होगा, इधर से अगर मैंने 1 उठाया तो इधर से मुझे क्या उठाना पड़ेगा 24, ठीक है, 24 c20 उठाना पड़ेगा। फिर माइनस, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, तो यहां से हमारे पास 5c1 है, तो 5 को एज इट इज रखा, x की पावर 13 का कोफिशिएंट उठाना पड़ेगा जो कि कितना था 17c13 था, सही है। और उसके बाद फिर 5c2 अगर इधर से उठाया तो हमें इधर x की पावर 6 का कोफिशिएंट उठाना पड़ेगा, मतलब 5c2 इंटू 10c6, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज यहां से निकल आएगा 23 के केस में, ठीक है। तो इसको एक बार को सिंप्लीफाई करके तुम एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें 24, तो इसमें अब हमें क्या निकालना है कि अगर इसका जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन लास्ट का दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर ये तुम्हें ध्यान हो तो ये हमने टीपीटी में सेम क्वेश्चन किया भी है पहले भी, ठीक है। तो उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है और 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 1 के बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा हाफ के बराबर है, यही कहा गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम 2 अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू हाफ, दैट मींस कि अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4 और इसलिए मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हाफ कह सकता हूं। तो Q तो कितना हो गया अपने पास, Q की बात करें 1 के बराबर है, तो Q अपना 1 के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या दी हुई थी, इंटीग्रेशन 0 से 4, तो P को लिखा हमने इंटीग्रेशन 0 से 4 fx dx, तो बहुत ही वैसा ही क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में दिया ही है इस तरीके का कि इसको अपन क्या करेंगे 0 से 2 एक बार fx लिख दिया और प्लस एक बार 2 से 4 fx dx लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने लिखा 0 से 2 एज इट इज fx dx और प्लस इसको क्या किया x की जगह पे मैं t प्लस 2 रख दूं, ऐसा कुछ, तो f ऑफ मान लो इसको x प्लस 2, अगर x की जगह x प्लस 2 तो रख सकते हैं ना। यहां पे कितना आएगा 0 हो जाएगा उस समय, यहां पे 2 हो जाएगा और इसके आगे dx, तो ये दोनों को क्लब करके लिखा जा सकता है 0 से 2 fx प्लस f ऑफ x प्लस 2 dx, यही चीज है। fx प्लस 2 की बात करें तो ये 2 के बराबर था, मतलब ये इंटीग्रेशन कितना हो गया 4 और इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, p इज 0, तो p और q तो अपने पास आ गए। अब आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c हैज बोथ रूट्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, यही कहा गया है। तो अगर हम ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c की बात करें, ठीक है, अब यहां से वो वाला पार्ट स्टार्ट होता है जो हमने टीपीटी में ऑलरेडी किया हुआ है। क्या क्या केसेस आएंगे कि या तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इस तरीके की होगी, ठीक है, दोनों रूट्स इसके 0 और 1 के बीच लाई करते हैं, तो
इसको मान लेता हूं मैं एक रूट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है और अल्फा और बीटा इनके बीच में लाई कर रहे हैं। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है इस तरीके का। वैसे एबीसी चूंकि नेचुरल नंबर्स दे रखा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। तो यहां पे देखो f0 इंटू f1 की वैल्यू मेरे पास कैसी होगी, f0 और f1 दोनों ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लाइज इन बिटवीन कहा गया था, तो f0 इंटू f1 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 या 1 तो कोई रूट हो नहीं सकता यहां पे। ठीक है बात। अब आगे f0 इंटू f1 की अगर मैं बात करूं तो f0 इंटू f1 कितना आएगा, f0 का मतलब c है, f1 का मतलब a माइनस बी प्लस c है। अब चूंकि a b c सभी नेचुरल नंबर्स थे इसलिए इस प्रोडक्ट को मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, तो ये वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 ही आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कहा गया, अब इसी f0 को अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो fx को लिख सकता हूं ना, इस fx को मैं लिख सकता हूं ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो इसका मतलब कि f0 इस तरीके से कितना आया, a अल्फा बीटा, और इसी तरीके से f1 कितना आया, a1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जब लूंगा मैं f0 इंटू f1 दैट विल बी a स्क्वायर अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब चूंकि अल्फा मेरा 0 से 1 के बीच था इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 1/4 से बड़ी, और इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 से बड़ी। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन अगर कहें f0 इंटू f1, ये वैल्यू कैसी हो रही है, a स्क्वायर बाई 16 से बड़ी हो रही है। और इधर अगर मैं कहूं तो f0 इंटू f1, सॉरी ये छोटा होगा ना, ये 1/4 से हमेशा के लिए छोटा आएगा। ठीक है, हाफ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो हाफ पे ये वैल्यू मैक्सिमम होकर के 1/4 और इधर 1/4। तो f0 इंटू f1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर बाई 16, लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर बाई 16, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमने कहा था कि f0 इंटू f1 मेरा कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब a स्क्वायर बाई 16 की वैल्यू ये खुद इससे बड़ा था और इससे भी छोटा क्या है, 1। तो a स्क्वायर बाई 16 को मैं बोल सकता हूं क्या कि ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, 1 से कंपैरिजन में हम कह सकते हैं क्या, ये बड़ी रहेगी। ठीक है, a स्क्वायर बाई 16 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, इक्वालिटी में क्या दिक्कत आ रही है, इक्वालिटी में ये दिक्कत है कि इक्वालिटी अगर हो गई इन दोनों की तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही कितने हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी होगी, फिर 1/2 ही होगी। इसका मतलब a स्क्वायर बाई 16 को इक्वल टू 1 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में अल्फा और बीटा सेम हो जाते हैं। तो यहां से इक्वालिटी मैंने इसीलिए हटा दी। तो a की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कह सकते हो a विल बी लेस देन -4 और ग्रेटर देन 4। अब लेस देन -4 हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर लेना है, तो a की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 5।